Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is isotopes and their uses. स्टूडेंट्स आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा जब हम एटम के स्ट्रक्चर को बिल्कुल बिगिनिंग में डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हमने इसके बारे में जस्ट आपने ये वर्ड सुना होगा, एक्सप्लेन तो मैंने नहीं किया था. सो एन आइसोटोप इज द एटम ऑफ basically atoms of the same element having same atomic number but different mass number are called isotopes of that element. एक ही एलिमेंट के वो सारे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट इन द न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई देयर मास नंबर बिकम्स different from the other atoms of the same element. So they are called isotopes of each other. We can define them in another way, that atoms of the same element having same number of electrons and protons but different number of neutrons are called isotopes of that element. और एक बात और याद रखें स्टूडेंट्स के प्रोटॉन नंबर सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होती हैं. एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, चाहे उनका मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट क्यों ना हो, चूंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम है, इस बेस पर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो उनका केमिकल बिहेवियर है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वुड बी ऑलवेज आइडेंटिकल, सेम बिहेवियर होगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर. लेकिन जो मास नंबर है उस पर डिपेंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर पर डिपेंड करती हैं, और चूंकि मास आइसोटोप्स का एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सो उनका फिजिकल जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है. ये आपने याद रखना है. सो लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोटोप्स. वी हैव वेरियस एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स. बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके मेजॉरिटी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं और ये नेचुरली अकरिंग हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन को. हाइड्रोजन आइसोटोप्स. There are three isotopes of hydrogen. It's protium, other one is deuterium, and third one is tritium. This is mass number, which is different in all three, and this is proton or atomic number, this is same. If we draw the structure, this is nucleus. This one is showing that one electron and one proton. One proton इसके अंदर आ जाएगा. First shell में, as we had discussed in the previous lesson, first shell, that is K shell, it can accommodate maximum 2 electrons, but hydrogen is having only 1 electron, so it is having 1 electron over here. This one is mass number. Mass number, if you remember, mass number is the total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom. और चूंकि हाइड्रोजन का यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक प्रोटॉन है. इस वन से हमें पता चल रहा है वन प्रोटॉन है. यहाँ पर वन मीन्स वन प्रोटॉन, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन द प्रोटियम, सो हियर वी कांट राइट एनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. दिस इज प्रोटियम. बट इन केस ऑफ ड्यूटेरियम, दिस इज न्यूक्लियस. फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन. हियर वी हैव 2. This 2 means one proton and the other one is obviously one neutron. Then we have tritium. इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर आ जाएगा. मास नंबर 3 का मतलब है वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन. इसमें से वन प्रोटॉन को माइनस कर दे, इसका मतलब है पीछे 2 न्यूट्रॉन्स रह जाते हैं. वन प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स. So these are the structures of protium, deuterium and tritium. जो नॉर्मल वाटर हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं वो H2O, बेसिकली उसमें प्रोटियम होता है. लेकिन जो ट्रिटियम है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले तो ये भी देखने में तो H2O ही बनाता है, लेकिन इसको हम हैवी वाटर भी कहते हैं. इसको यूं भी लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, ठीक है. और ये जो हैवी वाटर है इसको यूज किया जाता है
न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर टर्बाइंस को चलाने के लिए ये हैवी वाटर यूज़ किया जाता है। ये आम इस्तेमाल में नहीं होता, लेकिन जो हम आम नॉर्मली हम पानी इस्तेमाल करते हैं वाटर, दैट इज प्रोटियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। There are three isotopes of carbon: carbon 12, carbon 13 and carbon 14। अबंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना पाया जाता है, कार्बन 12 इज 99%। ये दोनों कलेक्टिवली ऑलमोस्ट 1% है। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, इधर भी 6, इधर भी 6। इन तीनों में से कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव मतलब जिसमें से रेडिएशंस एमिट होती रहती हूँ, जो नेचुरली उसमें से शुआएं निकलती रहती हूँ, रेडिएशंस का एमिशन होता रहता हूँ। अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, दिस इज न्यूक्लियस, 6 is showing 6 electrons and 6 protons, and this 12 is showing that 6 protons are here and remaining 6 are neutrons. So in the nucleus 6 protons and 6 neutrons. In the first shell, K shell, it can accommodate maximum 2 electrons. बाकी इसमें 4 रह गए हैं. So L shell में 1, 2, 3 and 4. और ये जस्ट आपकी रिवीजन के लिए अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये बनेगी 2, 4, और अगर आप उसको sp-d ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगी 1s2, 2s2 एंड 2p2. ठीक है, 1s2, 2s2, 2p2, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तीनों की सेम होगी क्योंकि प्रोटॉन नंबर सेम है. अब हम कार्बन 13 की तरफ चलते हैं. इसमें भी न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स, लेकिन यहां पर न्यूट्रॉन्स 7 हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम. कार्बन 14 में प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8. हर एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर रहा है, इसीलिए दो एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं. So these are the isotopes of carbon. Now we move to next element, isotopes of chlorine. There are 2 isotopes of chlorine. इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था. If you remember, we had studied about these when we were discussing atomic number and mass number. Chlorine atomic number 17, chlorine 35 and chlorine 37. Chlorine 35 naturally 75% पाया जाता है and 37 is 25%. इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आप इसी तरह से लिखेंगे कि न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स और 18 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, और इसके केस में 17 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे. और जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ. 17 प्रोटॉन्स, 18 न्यूट्रॉन्स. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड शेल में L shell can maximum accommodate 8 electrons. So 10 हो गए, remaining 7 वो M shell में चले जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा. और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, 2, 8, 7. और अगर आप इसको उसके ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 4, 6, 10, 2, 12,
5 यहाँ पर आ जाएगा, 3p5। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। अब ये मैंने आपको पहले भी जब हमने एटॉमिक नंबर मास नंबर पढ़ा था तब भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में हमेशा क्लोरीन को U लिखा जाता है 1735.5। This 0.5 doesn't mean that this chlorine is having half of the neutron. No. Basically, after the calculation of percentage composition of chlorine depending upon its abundance, जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। कैसे? आप देखें, क्लोरीन 35 प्लस मल्टीप्लाई 75% है डिवाइडेड बाय 100। यहां पर लिखेंगे प्लस क्योंकि हम एवरेज लेने लगे हैं, तो एवरेज में हमेशा प्लस लिखा जाता है। या ये 25% है, 37 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे का जो आंसर आता है उसको यहाँ पर लिखें, इस पूरे का जो आंसर आता है उसको यहाँ पर लिखें, दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 35.5। सो ये जो मैस आता है ये क्लोरीन का उसकी अबंडेंस पे डिपेंड करते हुए, क्योंकि आप सिर्फ क्लोरीन 37 को नहीं ले सकते, वो 25% है। सिर्फ क्लोरीन 35 को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो 75% है। 25% इज अ परसेंटेज, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो इसलिए उसकी अबंडेंस को का एवरेज ले लेते हैं और फिर उसके एवरेज पे जो आंसर आता है उसको हम पीरियोडिक टेबल में हमेशा स्टैंडर्ड के तौर पे लेते हैं। होपफुली यू गॉट इट। देन बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद एक को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन को हमने डिस्कस किया है, कार्बन को, क्लोरीन को। इसी तरह से आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम हैज 3 आइसोटोप्स, 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। 92 इज अ ह्यूज नंबर। सो सिंपली आप याद रखें कि यूरेनियम 238 सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेचर में, ये 99% पाया जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसी का होता है डिफरेंट जगह पे। आगे हम अभी इंशाल्लाह यूजेस डिस्कस करेंगे। तो ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है और इसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया जाता है। अभी हम यूजेस को डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी हम कहते हैं यूज ऑफ रेडिएशंस टू ट्रीट द डिफरेंट डिजीजेज, स्पेशली जो कैंसर की डिजीज़ है उसमें रेडियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। फास्फोरस 32 एंड स्ट्रांशियम 90, ये दोनों जो आइसोटोप्स हैं ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेज, यानी वो कम पेनिट्रेट कर सकती हैं, किसी थिक मटेरियल में से कम पास ऑन होने की एबिलिटी रखती हैं। इसीलिए इनको स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्किन पर आप हाईली इंटेंस रेडिएशंस को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो बॉडी के अंदर कहीं पर भी किसी और ऑर्गन में या किसी भी पार्ट में कैंसर हो तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो MRI टेस्ट आपने सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें सोडियम के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बॉडी में। किसी भी जगह पर कोई क्लॉटिंग हो जाए जिसकी वजह से कोई सही ब्लड फ्लो ना कर रहा हो तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। देन ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए तो आइसोटोप्स यूज़ होते ही हैं, इसके अलावा उनको बहुत सारे जो ट्यूमर्स हैं बॉडी में उनको डायग्नोस करने के लिए या डिफरेंट और जो डिजीजेज हैं उनको डायग्नोस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आयोडीन 131, इट इज़ यूज टू डायग्नोज द गोइटर इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर गिल्टियाँ सी बन जाती हैं जिनको डायग्नोज करने के लिए आयोडीन 131 आइसोटोप इज यूज्ड। इसी तरह से अगर किसी बच्चों की मोस्टली बच्चों की इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं या बड़ों में भी, अगर बोन्स की ग्रोथ सही ना हो पा रही हो, किसी जैसे माल फंक्शनिंग हो जाए बोन्स की ग्रोथ में, तो उसको मॉनिटर करने के लिए टेक्नीशियम के आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं।
इसी तरह से आर्कियोलॉजी में और जियोलॉजिकल जो यूजेस हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने सुना होगा कि जो फॉसिल्स होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेरिड इन फॉर सो लॉन्ग इन द अर्थ, तो वो जब आर्कियोलॉजी के थ्रू उनको निकाला जाता है ज़मीन से, तो ये देखने के लिए कि वो कितने साल पुराने हैं, उनकी हाफ लाइफ को चेक किया जाता है और उस तरह से उनकी लाइफ को एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये कितने पुराने हैं। तो उसके लिए कार्बन 14 दैट इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप, इट इज यूज्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत जो बड़े दरख्त होते हैं उनके ट्रंक्स के अंदर अगर उनको काटा जाए तो आपको ब्राउन कलर के सर्कुलर रिंग्स नजर आते हैं। उनकी जो काउंटिंग का प्रोसेस है उसमें भी कार्बन 14 आइसोटोप्स यूज होते हैं और उससे उन दरख्तों की जो लाइफ है उसका एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये दरख्त कितने साल पुराने हैं। इस प्रोसीजर को डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसी तरह से केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऐसे हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव करने के लिए कि वाकई जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन यूज होती है ग्लूकोज बनाने में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इसको प्रूव करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कार्बन 14 को यूज़ किया ताकि हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता चले कि उस स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन है एग्जैक्टली वो वही कार्बन है जो कार्बन डाइऑक्साइड से आई थी या कुछ और था। तो इसको कंफर्म करने के लिए कार्बन 14 के रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, यूरेनियम 235 को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है जिससे बेरियम एक एलिमेंट है वो बनता है, क्रिप्टॉन एलिमेंट बनता है, साथ मजीद 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, ह्यूज अमाउंट, क्योंकि जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसमें से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जिसके बहुत नेगेटिव यूजेस भी हैं, लेकिन ये सबसे पॉजिटिव यूज ये है कि इस एनर्जी को जो पावर जनरेटर्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, टर्बाइंस चलते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चीपर जो वेजेस हैं उस पर अवेलेबल होती है। एक दफ़ा जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं उस पर आपको बहुत एक्सपेंसेस लगाना पड़ते हैं, बट वंस इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फिर ये सदियों तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द टॉपिक आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। होपफुली यू गॉट इट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह।